हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 9th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम जो टॉपिक देखेंगे वो है मोशन। ऑलरेडी मोशन के क्लासेस मैंने ले रखे हैं कुछ, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ऑलरेडी इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने देख लिया है डिराइव करके एनालिटिकली, लेकिन आज हम ग्राफिकली इसे सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी हमने इन सभी चीजों को देखा हुआ है, लेकिन आज हम जो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन डिफाइन करेंगे और यहाँ पर हम डिराइव करेंगे वो हम ग्राफ की मदद से करेंगे। और यहाँ हम जिस ग्राफ का यूज करेंगे वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऑलरेडी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। हमने ये देखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप आता है वो आता था एक्सेलरेशन, और इसके अंडर का जो एरिया आता था वो आता था डिस्प्लेसमेंट। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफिकली यहां पर डिराइव करेंगे। तो चलिए अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहां पर कंसीडर किया गया है एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक बॉडी के लिए, ठीक है। अब चलिए यहां पर क्या है, कुछ पॉइंट्स होगा। जब बॉडी मूव करेगा तो वहां पर हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए। तो यहां पर जो एक्स एक्सिस का काम कर रहा है वो टाइम है, और यहां पर जो वाई एक्सिस का काम कर रहा है वो वेलोसिटी है। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है, टाइम हमारा सेकेंड में है। तो चलिए अब क्या है, यहां पर एक बॉडी है, तो बॉडी जब मूव करेगा तो यहां पर क्या है, उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, कुछ फाइनल वेलोसिटी होगा, और वहां पर जब वो डिस्टेंस कवर करेगा, चाहे उसे डिस्प्लेसमेंट बोल लीजिए स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, तो वहां पर वो कुछ टाइम लेगा। जब वहां पर उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है उस गिवन टाइम में, तो वहां पर वेलोसिटी चेंज की वजह से उसके पास कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। तो चलिए एक एक करके इन सभी क्वांटिटीज के बारे में देखते हैं इस ग्राफ के मदद से। यहां पर जो ग्राफ यहां पर कंसीडर किया गया है उसमें जो बॉडी मूव कर रहा है वो यहां पर उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी u है। वो बॉडी यहां ओरिजिन पर नहीं, ओरिजिन से ऑलरेडी वो यहां पर तय कर चुका है a पॉइंट पर, और यहां पर जाते वक्त इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी u है। अब चलिए उसके बाद जब बॉडी यहां ओरिजिन से इस पॉइंट ए पर पहुंचा, उसके बाद जो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी उसी वेलोसिटी के बाद क्या है, वहां से वो मूव करना शुरू किया। जैसे ही वो वहां मूव करना शुरू किया तो यहां हम देख रहे हैं एक लाइन ऐसे स्ट्रेट जा रहा है। अच्छा, इस पॉइंट पर इसके पास अपनी इनिशियल वेलोसिटी u थी, उसके बाद वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू किया। मतलब ये ग्राफ किसको दिखाता है, ये ग्राफ दिखाता है यूनिफॉर्म मोशन को। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन को जब दिखाता है तो यहां इनिशियल वेलोसिटी के बाद जब ये चलना शुरू किया यूनिफॉर्मली, तो यहां पर इसके पास चलते चलते ये पॉइंट बी पर पहुंचा होगा। अच्छा, तो यहां पर क्या है, जब ये इस पॉइंट बी पर पहुंचा तो हम मान लेते हैं इस वाई एक्सिस पर, इस पॉइंट बी के यहां से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां जब जैसे ही हम देखेंगे ड्रॉ करके वो इस वाई एक्सिस को किसी एक पॉइंट ई पर काटेगा, तो हम क्या मान लेंगे यहां पर कि ओ से लेके ए तक इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी था। लेकिन जब ये पॉइंट ए से बी पर पहुंचा तो यहां पर एक इंटरसेप्ट यहां कट रहा है इसके स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करने से ई पर, तो यहां से ओ से लेके ई तक हम मान लेंगे इसके पास क्या है, इसका फाइनल वेलोसिटी है। वो कितना मान लेंगे, वी मान लेंगे। अब ध्यान से यहां पर ये O से A पर गया, A से B पर गया। अच्छा, इस दौरान इसे टाइम तो लगा होगा ना, तो क्या करेंगे, जब ये पॉइंट B पर पहुंचा तो इस पॉइंट B पर हम नीचे ड्रॉप करेंगे एक लाइन, वो कहीं आकर X एक्सिस को C पर काटेगा। ठीक है, तो यहां पर जब ये टाइम एक्सिस को C पर काटेगा तो मतलब O से लेके C तक के बीच में यहां क्या है, एरिया कवर है। इस एरिया को कवर करने के लिए वो कुछ टाइम कवर किया होगा। तो हम क्या मान लेंगे, O से लेकर C तक के बीच का जो टाइम कवर है उसे हम मान लेंगे स्मॉल t। होप सो बातें क्लियर होंगी। O से A तक अपना इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u, O से E तक अपना वेलोसिटी फाइनल v, और यहां पर O से लेके C तक जो टाइम कवर किया उसने टाइम t। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। अच्छा, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर आप देखिए OA का लेंथ है यहां u, है ना। यहां से यहां तक हमने इसको मान लिया है इसका u है वेलोसिटी कुछ। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां पर जब ये लाइन ड्रॉप किया हूं वो तो ठीक है C पर ड्रॉप हो गया है, लेकिन इस A से मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूं यहां पर इस X एक्सिस के पैरेलल, तो ये कहीं आकर D पर कट कर रहा है। अच्छा, ये कहीं आकर जब D पर कट किया तो अब ध्यान दीजिए यहां पर OA का वैल्यू है हमारा स्मॉल u, और ये लेंथ जो है वो कहीं ना कहीं लेंथ CD के बराबर है। अच्छा, अगर जब हमने AO का वैल्यू u माना है तो इट मीन्स यहां पर CD का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, CD का वैल्यू भी अपना स्मॉल u ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है।
होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए, अब क्या है अपना यहाँ पर OE को हमने माना है फाइनल वेलोसिटी V। अच्छा, इस OE के लेंथ के बराबर देखिए, हम सीधी लाइन अगर इधर ले जाएं तो यहाँ पर B और C पॉइंट दिख रहा है। ये B और C पॉइंट का जो लेंथ है वो कहीं ना कहीं O और E के लेंथ के बराबर है। मतलब हमने OE का माना है वैल्यू V, जो कि फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर OE का वैल्यू अगर V है तो उसी तरह ये लेंथ और ये लेंथ भी तो बराबर है, B और C का लेंथ OE के बराबर। इस मीन्स कि C और B बोल लो या B और C बोल लो, उसका भी क्या हो जाएगा वैल्यू V के बराबर हो जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। होप सो बातें आप समझ रहे होंगे। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर OC का जो हमने वैल्यू मान लिया है स्मॉल t, क्योंकि ये इस एरिया में से कुछ टाइम t कवर किया होगा। अब ध्यान से ये लेंथ AB देखिए, AD का लेंथ देखिए और OC का लेंथ देखिए, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। अच्छा, हमने अगर OC को स्मॉल t माना है तो कहीं ना कहीं AD भी तो स्मॉल t ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो हमने वैल्यू माना है स्मॉल t। अच्छा, ये A जो है वो भी तो इसी पॉइंट और D भी तो है इसी पॉइंट C के बीच का लेंथ है। तो मतलब AD का भी जो वैल्यू हो जाएगा वो स्मॉल t हो जाएगा, जिसे हमने क्या माना है, टाइम टेकन। अच्छा, इतनी बातें तो हो गई। यहां पर हमने देखा इस पॉइंट A तक यहां पर क्या है, बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी u था, उसके बाद ये यहां से यूनिफॉर्मली मूव किया। अच्छा, जब बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो इनिशियल के बाद वो फाइनल पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसके पास यहां पे कुछ अपनी फाइनल वेलोसिटी होगी। इस फाइनल वेलोसिटी के लिए मतलब यहां फाइनल वेलोसिटी, यहां इनिशियल वेलोसिटी, और थ्रू आउट मोशन क्या था, यूनिफॉर्म। अच्छा, तो मतलब यहाँ फाइनल वेलोसिटी, यहाँ इनिशियल मतलब वेलोसिटी का चेंज तो हो गया। अगर वेलोसिटी का चेंज हो गया तो वहां पे भैया क्या आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा अपना एक्सीलरेशन। अच्छा, तो वहां पर जो एक्सीलरेशन आ रहा है हम मान ले रहे हैं वो एक्सीलरेशन अपना कितना है, वो एक्सीलरेशन अपना स्मॉल a के बराबर है। होप सो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप यहां पर ये ग्राफ समझ गए होंगे तो इसी ग्राफ का यूज करके हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। अभी चलिए अब आगे देखते हैं डेरिवेशन को। अब देखिए, यहां पर हमने देख लिया कि OA के बराबर CD का वैल्यू है, मतलब अगर ये U है तो ये भी U है। अच्छा, फिर हमने देख लिया OE के बराबर CB का वैल्यू है या फिर BC का वैल्यू है। कितना है ये वैल्यू कंप्लीट हमारा, कितना है ये वैल्यू कंप्लीट हमारा हो जाएगा कैपिटल V। होप सो आपको बातें क्लियर होंगी, मैंने आपको समझा दिया कैसे। अब देखिए, ये पूरा लेंथ BC V के बराबर है। अच्छा, ये लेंथ DC U के बराबर है। अब देखिए ध्यान से, अब मुझे निकालना है BD का लेंथ। भैया कैसे निकालें BD का लेंथ? अब ध्यान दीजिए, ये कंप्लीट लेंथ देखिए BC। अच्छा, ये BC किससे किससे मिलकर बना हुआ है, BD प्लस DC से मिलकर बना हुआ है। तो अब देखिए BD जो है इस कंप्लीट लाइन BC का ही पार्ट है। तो मतलब हमारे पास एक कंप्लीट पार्ट दिया हुआ है, उसका एक हिस्सा का वैल्यू दिया है, एक और हिस्से का वैल्यू चाहिए। तो मतलब इस कंप्लीट पार्ट से अगर इस गिवन पार्ट को माइनस कर दें तो हमारा ये हिस्सा आ जाएगा। इसका मतलब जो BD का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, BD का वैल्यू हो जाएगा अपना BC माइनस DC। होप सो बातें क्लियर होंगी आपको, होप सो आप समझ गए होंगे। तो मतलब इस BD का वैल्यू कितना हो जाएगा, BD का वैल्यू हो जाएगा V, जो कैपिटल V है, माइनस U के बराबर। यानी यहां से हमने निकाल लिया BD का लेंथ कितना निकल गया, V माइनस U। होप सो बातें क्लियर होंगी। अब चलिए आगे देखते हैं। तो वही बात यहां लिखा गया है ग्राफ से देखकर, BC बराबर BD प्लस DC। अच्छा, BC की वैल्यू हमें पता थी क्या है, V है। DC की वैल्यू हमें पता थी क्या है, U है। BD की वैल्यू निकालनी थी, तो BD की वैल्यू निकालने के लिए BC से माइनस करना है हमें DC, मतलब V माइनस U। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। अच्छा, ये बात तो सही है, हम समझ गए। अब क्या है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होता है एक्सीलरेशन। होप सो बातें आपको क्लियर होंगी। तो चलिए ग्राफ से एक बार देखते हैं कि इस ग्राफ का स्लोप जो एक्सेलरेशन है उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमने देखा था स्लोप निकालने के लिए क्या करते थे, हम स्लोप निकालने के लिए यूज करते थे tan थीटा। अच्छा, उसी tan थीटा के बराबर हो जाएगा VT ग्राफ का स्लोप यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो चलिए देखते हैं tan थीटा की वैल्यू ग्राफ से कितनी आ रही है।
अब देखिए यहाँ पर जो हमारा जर्नी है ये पॉइंट ए से शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने माना था कि जो बॉडी मूव कर रहा है उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, वो कितनी है? u। अच्छा, यहाँ पर इसके पास इनिशियल वेलोसिटी u थी, यानी जर्नी हमने यहाँ से शुरू की पॉइंट ए से। ऑलरेडी हमने ओरिजिन से ए तक पहले ही तय कर लिया था और यहाँ पर वैल्यू आकर इसकी u हो गई थी। तो मतलब हमारा मेन जर्नी जो है ए से लेकर बी तक का है। अब ध्यान दीजिए, जब हमने ए से लेकर बी तक गया हमारा ये बॉडी, तो यहाँ पर आप देखिए ये अगर हमारा बेस मान ले और ये बॉडी हमारा चला है, तो मतलब हम मान लेते हैं ये बॉडी जो है कुछ एंगल थीटा पर चला है। होप सो आप बात समझ जाओगे। ये चीजें हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि इस एक्सिस से यहाँ पर जो हमारा मूवमेंट हुआ है बॉडी का ए से बी तक, वो किसी एंगल थीटा पर हुआ है। अच्छा, जब इस एंगल थीटा पर हुआ है तो थीटा से यहाँ हमको याद आया कि यहाँ पर हम निकाल सकते हैं टेन थीटा की वैल्यू, जो कहलाएगी अपनी स्लोप। अच्छा, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर देखिए ट्रायंगल ए बी डी के अंदर, ए बी डी के अंदर, वापस से बोल रहा हूं क्यों? क्योंकि डी पर क्या है 90 डिग्री बनाई। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा परपेंडिकुलर लाइन है, ड्रॉप हुआ है टाइम एक्सिस पर। होप सो बातें क्लियर होंगी। तो यहां पर डी पर जो है हमारा वो 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा, यहां पर एंगल थीटा है। टेन थीटा की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल के सामने वाला ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, ये चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी देखी है? v माइनस यू। होप सो बातें क्लियर होंगी। कितनी होगी वैल्यू परपेंडिकुलर की? v माइनस यू। अच्छा, डिवाइडेड बाय बेस। बेस कितना है? a से लेकर d तक, यानी AD। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी लेंथ हमने देखी थी OC के लेंथ के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये लाइन का यहाँ पर जो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ही ये पॉइंट और ये पॉइंट भी है। इसका मतलब AD और OC का लेंथ बराबर है और OC की वैल्यू हमने मानी है t। इट मीन्स AD का भी यहाँ वैल्यू हो जाएगा स्मॉल t। मतलब इस ट्रायंगल के लिए जो बेस है वो AD है। AD की वैल्यू हमें पता लग गई कितनी है? t है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ बेस की जगह रख देंगे। अब ध्यान से, यहां हमने निकाला टेन थीटा का वैल्यू v माइनस यू अपॉन टी। तो टेन थीटा क्या है अपना? टेन थीटा स्लोप है और वी टी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वो होता है एक्सेलरेशन। मतलब यहां पर टेन थीटा की जो वैल्यू है वो a के बराबर है। होप सो बात समझ गए होंगे आप। यानी यहां पर स्लोप हमारा a है और इसकी वैल्यू हो गई v माइनस यू अपॉन टी। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो चलिए अब हम अपने डेरिवेशन पर चलते हैं। अब देखिए यहां पर भी वही चीज निकल कर आ गई है जो मैंने आपको अभी समझाया ग्राफ में। तो यहां पर एक्सेलरेशन जो है स्लोप के बराबर है वीटी ग्राफ के। तो यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? v माइनस यू अपॉन टी। होप सो आपको क्लियर होगा, मैंने अभी अभी आपको ग्राफ में समझाया है। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी निकल कर आ गई तो अब क्या करना है? इस t को ले जाकर हम इस a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा? AT बराबर कितना हो जाएगा? v माइनस यू। तो वही चीज यहां लिखा हुआ है v माइनस यू इक्वल टू AT। अच्छा, जैसे ही यहां हमने माइनस यू देखा, हम क्या करते हैं? u को उस तरफ शिफ्ट करते हैं। अगर u इस तरफ नेगेटिव है तो इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, यानी साइड चेंज करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो u उस तरफ जाते ही क्या हो गया? पॉजिटिव, यानी u प्लस AT। और इधर कितना बच गया? v। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद होगा तो यही तो है, v इक्वल्स टू यू प्लस AT। और यहां पर हमारा क्या होगा? डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। होप सो आपको जो मैंने समझाया आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आप ग्राफ समझ गए होंगे तो आपको अगले दो डेरिवेशन समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम अगले डेरिवेशन पर चलते हैं। अब चलिए, हमारा जो अगला डेरिवेशन है वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। अच्छा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था हमारा? वो था s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, जहां पर s क्या था? डिस्टेंस था। अच्छा, अब चलिए यहां पर vt ग्राफ दिया हुआ है, मतलब यहां पर टाइम एक्सिस जो है यहां पर x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर जो वेलोसिटी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में निकालना है किसकी वैल्यू? निकालना है डिस्टेंस की वैल्यू। चाहे आप इसे डिस्टेंस बोलिए या डिस्प्लेसमेंट बोलिए। क्यों? क्योंकि हम एक स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए पढ़ रहे हैं। चलिए अब ध्यान से, यहां पर ये ग्राफ a से लेकर b तक गया है। मतलब a से लेकर b तक के बीच का, यानी उसके अंदर का जितना एरिया है वही हमारा क्या कहलाएगा? वही हमारा कहलाएगा ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। होप सो बातें क्लियर होंगी। मतलब a से लेकर b तक का। अच्छा, a यहां है, b यहां है,
तो ए के सारा नीचे जितना एरिया है सब ले लेंगे, यानी ए के नीचे यहां तक, यानी हम यहां पर ओरिजिन से बात कर रहे हैं, यानी ए से लेकर ओ तक आ जाइए। यहां पर इतना एरिया कवर हो गया। अच्छा, समझ में आ गई बात। अब यहां बी पर आइए। अब इस बी से आप नीचे आ जाइए एक स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन पे आएंगे तो यहां पर ये सी पे आकर कट कर रहा है, मतलब ओ ए बी सी के अंदर का जो कंप्लीट एरिया है यही हमारा वैल्यू देगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, इतनी बातें अगर क्लियर हो गई होंगी तो अब ध्यान से, हमने जो पहले इक्वेशन को डिराइव करने के लिए अजम्पशन लिया था, एज इट इज सेम अजम्पशन यहां भी वही फॉलो होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। होप सो अब ध्यान से, अब यहां पर खाली एक चीज क्या ऐड हो जाएगा, यहां पर हमें निकालना है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, जो भी मान लीजिए। तो यहां पर बॉडी जो अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो उस दौरान वो कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम मान लेते हैं एस, और इसी एस से हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ है। होप सो बातें क्लियर हो गई होंगी। इतनी बातें तो हो गई। अब चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए यहां पर जो फिगर हमने देखा एरिया का ओ ए बी सी, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपको थोड़ा भी ज्योमेट्री का नॉलेज होगा तो ये फिगर कैसा दिख रहा है, ओ ए बी सी। अच्छा, ये कुछ फिगर ऐसा दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ये फिगर कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा ही दिख रहा है ना ये फिगर। अच्छा, ये फिगर कैसा लग रहा है देखने में, ये फिगर हमें दिख रहा है एक ट्रेपीजियम की तरह, मतलब यहां ओ ए बी सी जो एरिया अंदर का है, ये पूरा एरिया जो है एक ट्रेपीजियम का एरिया है। अगर आपको ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आता है एरिया निकालने का तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आता है तो अब जो मैं बात बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। इस चीज को अब हम इजी बना लेते हैं, अगर आपको ट्रेपीजियम का फॉर्मूला निकालना नहीं आता है एरिया का। तो अब ध्यान से हम क्या करेंगे, वापस से ए से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, ये कहीं जाकर डी पर कटेगा इस लाइन बीसी को। अच्छा, अब ध्यान से, ये AD का जो वैल्यू है ये OC के वैल्यू के बराबर है, हमने पहले ही देख लिया। मतलब OC का वैल्यू अगर T है तो इट मीन्स AD का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, AD का वैल्यू भी हो जाएगा भैया अपना T। अब ध्यान से, हमने देखा था कि BC का जो कंप्लीट वैल्यू है वो कैपिटल V के बराबर है, यानी फाइनल वेलोसिटी के बराबर है। मतलब, और यहां पर OA का वैल्यू जो है U के बराबर है, और ये OA का लेंथ जो है CD के लेंथ के बराबर है। मतलब अगर OA का वैल्यू U माना है हमने तो CD का भी वैल्यू कितना हो जाएगा अपना, CD का वैल्यू भी हो जाएगा अपना U। ये सभी चीजें हमने पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में देख लिया ग्राफ को समझते वक्त। अब ध्यान से, अगर इस पूरे की वैल्यू V है, DC की वैल्यू U है, तो भैया BD की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, BD की वैल्यू हमने निकाली थी V में से U को सबट्रैक्ट कर देंगे। होप सो बातें क्लियर हो गई होंगी। अब ध्यान दीजिए, अगर आपका नजर सही है तो इस चीज को देखिए जो मैं बोल रहा हूं, ओ ए बी सी एक ट्रेपीजियम था, जैसे ही हमने बीच से एक लाइन खींचा AD, वैसे ही ये कंप्लीट ट्रेपीजियम दो फिगर में डिवाइड हो गया। एक फिगर हमारा नंबर 1 फिगर ये हो गया और नंबर 2 फिगर अपना ये हो गया। ध्यान से देखिए, ये जो नंबर 1 फिगर है ना, ये जो बना ADB एक ट्रायंगल बनकर आ गया। वहीं पर जो नंबर 2 फिगर बनकर आया OADC ये एक रेक्टेंगल बनकर आ गया है। मतलब अगर आपको यहां पर ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला नहीं पता था तो हमने इस ट्रेपीजियम को दो फिगर्स में ब्रेक कर लिया, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। अब ट्रायंगल और रेक्टेंगल का फॉर्मूला किसे नहीं आता एरिया का, बहुत सिंपल है। तो अब क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो वही हमारा जो होगा कंप्लीट डेरिवेशन हो जाएगा, निकल कर आ जाएगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। और वो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कंप्लीट डिस्टेंस की वैल्यू निकल कर आ गई। चलिए यहां पर रफ में देख लेते हैं, फिर हम अपने डेरिवेशन पर चलेंगे। तो यहां पर जो ट्रायंगल है ADB, अच्छा इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ध्यान से, इस ट्रायंगल का जो बेस है वो कितना है, बेस है हमारा T, है ना, ADB। ट्रायंगल का बेस तो अपना AD ही है, मतलब वैल्यू कितनी है इसकी T, मतलब बेस हो गया अपना यहां पर T। अच्छा बेस तो हो गया, अब हाइट क्या होगा, BD ही होगा। हाइट तो ऊंचाई होती है, ऊंचाई यहां पर इस ट्रायंगल की क्या है BD, इसकी वैल्यू कितनी है, V माइनस U। अच्छा यहां निकाल लिया हमने V माइनस U। होप सो आपको इतनी बातें क्लियर होंगी। अच्छा ये तो निकल गया अपना भैया एक ट्रायंगल का एरिया, वहीं पर हमको ऐड करना होगा इस रेक्टेंगल का एरिया। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, ध्यान से देखिए जरा, इस रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। अच्छा
लेंथ कितना दिया हुआ है इसका, टी, तो हम लिख लेंगे टी, लिख लिया हमने। अच्छा, विड्थ कितना है, विड्थ हो जाएगा सी डी के बराबर बोलो या ओ ए के बराबर बोलो। कितना वैल्यू है इसका, यू, लिख लिया हमने यू। अब ध्यान से, ये ट्रायंगल का एरिया निकल कर आ गया और ये किसका एरिया निकल कर आ गया, ये एरिया निकल कर आ गया एक रेक्टेंगल का। अब यहां पर अगर आपको ये सभी कुछ क्लियर है तो अब हम चलते हैं अपने डेरिवेशन पर और देखते हैं वहां पर इसे जो यहां हमने देखा रफली उसको किस तरह से अरेंज करके लिखा गया है डेरिवेशन में। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहां पर हमारा जो अरेंज्ड वे में लिखा हुआ है वो कुछ इस तरह लिखा है। आप प्लीज इसे फॉलो कर लीजिएगा। जो बात समझानी थी मैंने आपको ग्राफ में वो समझा दी है। मैंने ग्राफ में आपको इस लाइन तक तो समझा दिया है कि यहां पर s इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू प्लस यू इंटू टी, यानी ये जो एरिया हो गया एक रेक्टेंगल का एरिया हो गया और ये जो एरिया हो गया एक ट्रायंगल का एरिया हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा वहां उसके वीटी ग्राफ के अंदर जो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर है वो निकल कर आ जाएगा। अच्छा, इतना आने के बाद अब क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए। एज इट इज यूटी था, यूटी को एज इट इज हम ऐसा लिख लेंगे, यानी एस इक्वल्स टू यूटी तो लिख लिया, प्लस यहां है हाफ, हाफ भी लिख लेंगे, टी भी लिख लेंगे, लेकिन यहां है v माइनस यू और हमारा जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था वो क्या था, हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, ए टी स्क्वायर यानी यहां तो v माइनस यू है, v माइनस यू है तो अब हमको यहां पर क्या करना होगा, किसी भी हालत में ए टी लाना होगा इस v माइनस यू के जगह, तभी तो ए टी से ए टी मल्टीप्लाई होगा तो ए टी स्क्वायर होगा। तो अब ध्यान में आया कि अभी अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया है, तो क्या है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहां दिखा ध्यान में तुरंत खटका ए टी। अच्छा, यहां भी चाहिए था अपने को ए टी, तो यहां क्या करेंगे, यहां पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम ए टी की वैल्यू निकालेंगे। अगर ए टी की वैल्यू निकालेंगे तो इस u को उस तरफ भेजना होगा। यहां पर पॉजिटिव है, साइड चेंज करेगा नेगेटिव, यानी इधर आते हुए ये बन जाएगा v माइनस यू। अच्छा, v माइनस यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। तो तभी दिखा यहां पर भैया यहां भी v माइनस यू लिखा है। इट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से इस v माइनस यू की वैल्यू कितनी आ रही है, 80 आ रही है। तो इसके जगह हम क्या रख लेंगे, 80 रख देंगे और उस 80 से जैसे ही t को मल्टीप्लाई किया आ जाएगा 80 स्क्वायर और हमारा ये कंप्लीट जो डेरिवेशन है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का वो निकल कर आ जाएगा। होप सो आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब चलिए अगले इक्वेशन ऑफ मोशन पर चलते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, ध्यान देंगे यहां भी हमें दिखा s और हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया ही हमें देगा क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मतलब वापस से हमें इस एरिया पर ही काम करना होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर वापस से s प्रेजेंट है। चलिए, इतनी बात अगर समझ गए हम तो वापस से एजम्पशन पर आते हैं। एजम्पशन जो था हमारा अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन के लिए एज इट इज फॉलो होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। होप सो बातें क्लियर होंगी। u, v, टाइम और s जिसे जिसे हमने लेट किया था एज इट इज वैसा ही यहां पर भी लेट कर लेंगे, सेम टू सेम जो हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में लिया था। चलिए, उसके बाद अब जो मेन चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, वो ध्यान देने वाली है। वापस से यहां हमें जब यहां डिस्टेंस दिख गया तो मतलब वापस से वीटी ग्राफ के एरिया की बात कर रहा होगा, तो वापस से वही फिगर निकल कर आ गया ओ ए बी सी। वापस से ये फिगर हमें ट्रेपीजियम दिखा। जो काम अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में किए थे उससे थोड़ा सा खाली अलग काम यहां करना है और हमारा काम बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ईजी बनाने के लिए हमने क्या किया था, ट्रेपीजियम के अंदर एक लाइन ड्रॉ करके उसे दो फिगर में डिवाइड कर लिया था, तो वहां पर हमारा काम थोड़ा इजी हो गया था। यहां पर क्या करेंगे, हम इस ट्रेपीजियम को अब ब्रेक नहीं करेंगे। ट्रेपीजियम का डायरेक्ट जो एरिया का फॉर्मूला है एज इट इज वही अप्लाई करेंगे और ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा इजिली डिराइव हो जाएगा। अच्छा, तो अब मेन बात यह है कि ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या है। तो ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू बेस। अच्छा, अब पैरेलल साइड की बात आई तो तुरंत ध्यान में आना चाहिए ओ ए बी सी अगर एक ट्रेपीजियम है तो पैरेलल साइड दो ही दिख रहा है, ओ ए और बी सी। मतलब ओ ए और बी सी जो है हमारा इस ट्रेपीजियम का क्या हो गया, पैरेलल साइड हो गया। ओ ए की वैल्यू कितनी है, यू है, और बी सी की वैल्यू कितनी है, वी है। अच्छा, पैरेलल साइड्स का तो पता लग गया, यानी इन दोनों का हमें सम करना है, यानी u प्लस वी करना है। यानी इस फॉर्मूले में हाफ इंटू यू प्लस वी आ गया। होप सो इतनी बातें तो हमें समझ में आ गई। चलिए, उसके बाद हमें दिखा यहाँ बेस। अच्छा, तो भैया बेस क्या है अपना, OC। OC की वैल्यू इस टाइम एक्सिस पे हमने कितनी मानी है, OC की वैल्यू मानी है हमने कुछ टाइम t पर ये कवर कर रहा है। तो मतलब ये जो स्मॉल t हो गया
वो क्या हो गया, ओ सी की वैल्यू हो गई। तो मतलब यहाँ पर हमारा सारा सब कुछ एजम्पशन जो है हमने उसके हिसाब से यहाँ पर फॉर्मूले में अगर रख कर देखा तो हमारा इस फॉर्मूले के हिसाब से एरिया कितना निकल कर आ जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब u प्लस वी, यानी इसके जगह हो जाएगा अपना हाफ इंटू u प्लस v इंटू बेस। बेस कितना माना है, टाइम, स्मॉल टी, तो स्मॉल टी को यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी हाफ इंटू v प्लस u इंटू टी। अच्छा, अगर आप इतनी बातें समझ गए तो चलिए अब हम अपने डेरिवेशन पर चलते हैं और वहां जाकर जो थोड़ा अरेंजमेंट करना है उसे करके हम इस डेरिवेशन को भी खत्म करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब चलिए, अभी तक हमने जो रफली समझा था वो यहां तक समझा था, s इक्वल्स टू हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी। होप सो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी जो मैं आपको ग्राफ की हेल्प से समझा दिया था। ये यहाँ पर अरेंज वे में लिखा हुआ है, यहाँ पर आप यहाँ पर देख लीजिए और एग्जाम में आएगा तो आप इजिली ऐसे ही लिख लीजिएगा, है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पर v प्लस यू। अच्छा ठीक है भैया, यहाँ हाफ, ये भी ठीक लगा। यहाँ है t और जो हमारा मेन फॉर्मूला है वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ध्यान से, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा, यहाँ तो v प्लस यू दिख रहा है। अच्छा, v स्क्वायर और u स्क्वायर को आने के लिए हमें चाहिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इट मीन्स इस t की जगह अगर हमारे पास v माइनस यू का वैल्यू आ जाए तो हमारा काम बनता हुआ नजर आता है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ v माइनस यू आ जाएगा तो यहाँ v प्लस यू है, तो यानी a माइनस बी इधर हो जाएगा, a प्लस बी इधर हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, तभी ध्यान आया कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अच्छा, यहां दिखा टाइम, यहां भी दिख रहा है टाइम, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से इस टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे और यहां पर चिपका देंगे इस जगह टाइम की। अच्छा, अब ध्यान से, टाइम की वैल्यू जो निकल कर आई यहां से, u को इधर भेजेंगे तो v माइनस यू हो जाएगा। टाइम को हमें फ्री करना है तो a को डिवाइड करना होगा, मतलब v माइनस यू अपॉन a जो आ गई यहां से, टाइम की वैल्यू आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब क्या करेंगे, ये जो टाइम की वैल्यू आई है इसे एज इट इज ऐसा ही उठाकर इस इक्वेशन में रख देंगे, इस t की जगह अगर रखेंगे तो यहां देखिए क्या चेंज होकर आ गया, s का एज इट इज s यहां आ गया, u प्लस बी यहां था, u प्लस बी यहां है, 1/2 था, 1/2 इससे मल्टीप्लाई करके नीचे 2 लिख दिया, बात वही है। अच्छा, इस t की जगह हमने रख दिया v माइनस यू अपॉन ए, रख दिया यहां पर v माइनस यू अपॉन ए। ध्यान से, v प्लस यू v माइनस यू यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म यहाँ क्रिएट हो गया, तो हम यहाँ इजिली लिख लेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा, डेनोमिनेटर में है 2 इंटू ए, मल्टीप्लाई होकर 2a आ गया। अब क्या करेंगे, इस 2a को मल्टीप्लाई कर देंगे s से, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2as, यानी एक तरफ हो जाएगा अपना 2as और एक तरफ बच जाएगा अपना मल्टीप्लाई करने का v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा, जरा यहां ध्यान से देखिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, यही तो था अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। होप सो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। डेरिवेशन को लिखना दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन आप अगर ग्राफ को समझे होंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, आपको इन डेरिवेशन को करने में कोई डिफिकल्टी नहीं महसूस हुआ होगा और ना ही महसूस होगा। होप सो आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ पढ़ाई अच्छे से हो रही है, लाइक करें, कमेंट करें वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।